जैसा कि आपने अभी सूचना में सुना था और उसके पूर्व में भी हमने देखा कि भाई साहब ने पुलपिट से जो आदेश सुनाया है उसमें हाई कोर्ट का निर्णय के जिक्र किया गया है। तो हम चाहते हैं कि इस हाई कोर्ट के निर्णय जो उन्होंने नहीं सुनाया है, जबकि संलग्न होना चाहिए ही उसमें साथ में, तो हम आपके सामने इसको पूरा प्रस्तुत करना चाहते हैं। प्रतिवादियों को उनके द्वारा की गई यह जांच के आधार पर समय सीमा के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश देने के लिए परम आदेश प्राकृतिक रिट जारी करना, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 को प्रतिवादी संख्या 4 सोसाइटी को कार्य करने से रोकने के लिए निर्देश देने के लिए परमादेश की प्रकृति में रिट जारी करना, क्योंकि सोसाइटी का चुनाव अवैध माना गया है। 5/7/24 को की गई घोषणा को रद्द करें। प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा अनुलग्न P/13 के अनुसार सोसाइटी के नए चुनाव कराने के लिए एक रिट जारी करने के लिए राज्य सरकार को प्रतिवादी संख्या 4 सोसाइटी को सोसाइटी के चुनाव कराने से रोकने का निर्देश देने के लिए परम आदेश की प्रकृति में एक रिट जारी करने के लिए कोई अन्य राहत प्रदान करना, जिसे माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर उचित और न्याय संगत समझें। याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत याचिका की। याचिकाकर्ता ने रिट याचिका नंबर 26611 दायर की थी, जिसमें सोसाइटी प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा कराए गए अवैध चुनाव पर सवाल उठाया गया कि जिसमें राज्य सरकार से सोसाइटी के मामलों की देखभाल के लिए एक प्रशासक नियुक्त करने का अनुरोध किया गया। उक्त रिट याचिका को रिट कोर्ट ने दिनांक 3/2/22 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया था, जिसे रिट अपील संख्या 320/22 दायर करके चुनौती दी गई थी। इस न्यायालय की डिवीजन बेंच ने दिनांक 1/11/22 के आदेश के तहत सहायक रजिस्ट्रार के हलफनामे के आधार पर रिट अपील करने का निपटारा करने की कृपा की कि सोसाइटी के अवैधताओं के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी, चूंकि डिवीजन बेंच द्वारा पारित निर्देश का अनुपालन नहीं किया गया। इसलिए याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका दायर की, जिसमें सारांश संख्या 3847/23 के रूप में पंजीकृत किया गया था। उप महाधिवक्ता द्वारा दिए गए बयान पर दिनांक 20/6/23 के आदेश द्वारा उक्त अवमानना याचिका का निपटारा किया गया कि जांच करने के लिए नियुक्त किए गए ऑडिटर ने जांच पूरी कर ली है और इस आशय की रिपोर्ट 4 सप्ताह के भीतर सक्षम प्राधिकारी को सौंप दी जाएगी, क्योंकि कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए दूसरी अवमानना याचिका संख्या 6150/23 की दायर की गई और उक्त अवमानना कार्रवाई में यह टिप्पणी की गई कि इसके बाद सरकारी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि सक्षम प्राधिकारी ने अपना निष्कर्ष निकाला है और 1/2/24 को अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी। राज्य सरकार चुनाव प्रक्रिया के समापन के बाद इस मामले में उचित कार्रवाई करेगी। यह प्रस्तुत किया गया है कि कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसा प्रतीत होता है कि इस बीच एक अन्य व्यक्ति ने रिट पिटीशन नंबर 5/635 दायर किया, जिसे इस न्यायालय के समन्वय पीठ ने दिनांक 15/3/24 के आदेश द्वारा निपटाया, जिसे रजिस्ट्रार को 90 दिनों की अवधि के भीतर अंतिम निर्णय लेने का निर्देश दिया गया। तदनुसार 22/4/24 को रजिस्ट्रार फर्म और सोसाइटी द्वारा नया नोटिस जारी किया गया, जिससे प्रतिवादी सोसाइटी ने रिट पिटीशन नंबर 11790 दायर करके चुनौती दी और दिनांक 8/5/24 के अंतरिम आदेश द्वारा आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई। हालांकि यह प्रस्तुत किया गया कि 21/8/24 के आदेश द्वारा रिट पिटीशन संख्या 11790 को खारिज कर दिया गया। यह प्रस्तुत किया गया कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, यहाँ तक कि प्रतिवादियों ने इस न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष सारांश संख्या 6150 में गलत बयान दिया है। वास्तव में सहायक रजिस्ट्रार फर्म और सोसाइटी जौनपुर संभाग जौनपुर ने 1/2/24 को रजिस्ट्रार को रिपोर्ट भेजी थी और उसके बाद रजिस्ट्रार फर्म और सोसाइटी ने उक्त रिपोर्ट पर विचार किया और मामले को राज्य सरकार को नहीं भेजा, जैसा कि मध्य प्रदेश सोसाइटी पंजीयन अधिनियम की धारा 33 के तहत आवश्यक है। इसके विपरीत राज्य के वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया, चूंकि उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न रिट याचिका पर अनेक आदेश पारित किए जा रहे हैं, इसलिए इससे प्राधिकारिक मन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है और इस प्रकार प्राधिकारी कुशलतापूर्वक कार्य करने की स्थिति में नहीं है। उपर्युक्त कथन के मद्देनजर इस न्यायालय ने रजिस्ट्रार फर्म और सोसाइटी को व्यक्तिगत रूप से सुनना
उचित समझा, क्योंकि ऑडिटर की रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं करने के कारण रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटी ने न्यायालय पर दोष मढ़ा। तदनुसार 2/9/24 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया। यह याचिका बहुत ही खेदजनक स्थिति को दर्शाती है, जहां अधिकारी इस न्यायालय के खंडपीठ द्वारा दिए गए निर्देशों के बावजूद जानबूझकर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। निष्कर्ष निकालने से ये न्यायालय कुछ कार्रवाइयों का उल्लेख करना चाहेगा। पहला, याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी द्वारा की गई कुछ विसंगतियों की ओर इशारा करते हुए दायर की गई रिट पिटीशन नंबर 26611 उक्त रिट याचिका को दिनांक 3/2/22 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। उक्त आदेश से व्यतीत होकर याचिकाकर्ता ने रिट अपील संख्या 320/22 प्रस्तुत की। इस बीच रजिस्ट्रार ने प्रतिवादी सोसाइटी को एक नोटिस जारी कर मध्य प्रदेश सोसाइटी पंजीयन अधिनियम की धारा 32 के तहत कार्रवाई शुरू करने की सूचना दी। सोसाइटी प्रतिवादी ने रिट याचिका संख्या 1109 प्रस्तुत की, जिसमें मध्य प्रदेश सोसाइटी पंजीयन अधिनियम की धारा 32 के तहत कार्रवाई शुरू करने की चुनौती दी गई। पहले एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था, लेकिन उसके बाद दिनांक 1/11/22 के आदेश द्वारा इस न्यायालय की खंडपीठ ने उक्त रिट याचिका को खारिज कर दिया। रिट अपील संख्या 320/22 पर सुनवाई की गई और दिनांक 1/11/22 के आदेश द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया। रिट याचिका संख्या 26611/21 को खारिज करने में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 3/2/22 के आदेश से व्यतीत होकर याचिकाकर्ता अपील में है। कार्रवाई के लंबित रहने के दौरान सहायक रजिस्ट्रार फर्म और सोसाइटी जौलपुर द्वारा दिनांक 12/9/22 को एक हलफनामा दायर किया गया था, जिसमें पैरा नंबर 7, 8 और 9 में निम्नानुसार कहा गया है। जब इस वैधानिक प्रावधान का सामूहिक वाचन किया जाता है तो यह एक तस्वीर प्रस्तुत करता है कि इस कानून का कोई भी नियम उचित नहीं है। सोसाइटी के लिए उपनियमों और संशोधनों की पंजीकृत करना आवश्यक है। यदि कोई हो ऐसा लगता है कि वर्तमान सोसाइटी में कई अनियमितताएं थीं, जिसमें उपनियमों को पंजीकृत न कराना भी शामिल है, और चूंकि अधिनियम में उपनियमों के पंजीकरण के लिए निर्देश देने का कोई प्रावधान नहीं है, जब धारा 7 तहत विनियमन पंजीकृत हो जाते हैं तो रजिस्ट्रार ने प्रासंगिक समय पर जब उपनियमों में संशोधन के लिए आवेदन प्राप्त हुआ था तो इसे इस आधार पर खारिज कर दिया था कि उपनियम स्वयं पंजीकृत नहीं है और इस प्रकार संशोधन का पंजीकरण नहीं हो सकता। यह प्रस्तुत किया गया है कि वास्तव में चूंकि सोसाइटी कई अनियमितताओं में शामिल थी और कई शिकायतें प्राप्त हुई थी, इसलिए धारा 32 के तहत जांच शुरू की गई थी। लेकिन माननीय न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन नंबर 1109 में दी गई है अंतरिम सुरक्षा के कारण रजिस्ट्रार सोसाइटी के कामकाज की सत्यता की जांच करने में असमर्थ है। इस प्रकार ये विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि विनियमन पंजीकृत किए गए थे और सोसाइटी ने गलती से उपनियमों को पंजीकृत नहीं किया जो उसे करना चाहिए था, और इस प्रकार यह विनम्रतापूर्वक सोसाइटी प्रस्तुत किया जाता है कि रजिस्ट्रार सोसाइटी के संपूर्ण कामकाज को देखेंगे, जिसमें विभिन्न आरोपों की जांच भी शामिल है। जब रिट पिटीशन नंबर 1109 माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के निरस्त होने की या रिट याचिका में निर्णय होने के बाद धारा 32 के तहत जांच जारी रहेगी। दिनांक 1/11/22 के आदेश द्वारा रिट याचिका संख्या 1109 का निपटारा कर दिया गया है, इसलिए प्रतिवादी राज्य के लिए आदेश के अनुसार आगे बढ़ने में कोई बाधा नहीं है। संबंधित प्रतिवादियों के खिलाफ कानून लागू नहीं होगा। प्रतिवादी रजिस्ट्रार कानून के अनुसार कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं। सभी दलीलें खुली रखी गई हैं। रिट अपील का ध्यान सुनिए, रिट अपील का निपटारा हो गया है। तत्पश्चात जांच रिपोर्ट को मध्य प्रदेश सोसाइटी पंजीयन अधिनियम की धारा 32/4 के अंतर्गत रजिस्ट्रार द्वारा अधिसूचित किया गया। प्रत्यर्थी सोसाइटी द्वारा मध्य प्रदेश सोसाइटी पंजीयन अधिनियम धारा 32/4 के अंतर्गत जारी अधिसूचना के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई है तथा पक्षकारों के अनुसार उक्त अपील अभी भी लंबित है, तथापि कोई स्थगन नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी अन्य व्यक्ति ने रिट याचिका संख्या 565 दायर की थी, जिसका इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने दिनांक 15/3/24 के आदेश द्वारा निपटारा कर दिया था।
जिसके तहत रजिस्ट्रार को 90 दिनों की अवधि के भीतर अंतिम निर्णय लेने का आदेश दिया गया है। तदनुसार प्रतिवादी ऑब्लिक सोसाइटी को दिनांक 22/4/24 को एक नया नोटिस जारी किया गया। दिनांक 22/4/24 को नोटिस के प्रतिवादी ऑब्लिक सोसाइटी द्वारा रिट याचिका संख्या 111790 दायर करके चुनौती दी गई और दिनांक 8/5/24 के आदेश को आगे कार्रवाई करने पर रोक लगा दी गई। यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 21/8/24 के आदेश द्वारा रिट याचिका नंबर 111790 को भी खारिज कर दिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि कार्रवाई नहीं की जा रही थी, इसलिए याचिकाकर्ता ने सारांश संख्या 3847 दायर की, जिसका निपटारा 20/6/23 के आदेश द्वारा उप महाधिवक्ता द्वारा दिए गए इस कथन पर किया गया कि जांच करने के लिए नियुक्त किए गए ऑडिटर ने जांच पूरी कर ली है और इस आशय की रिपोर्ट 4 सप्ताह के भीतर सक्षम प्राधिकारी को सौंप दी जाएगी। इसके बाद ऐसा प्रतीत होता है कि कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए दूसरी अवमानना याचिका सारांश संख्या 6150 दायर की गई और उक्त अवमानना कार्रवाई में निम्नलिखित कथन दिया गया। इसके बाद सरकारी वकील ने प्रस्तुत किया कि सक्षम प्राधिकारी ने अपना निष्कर्ष निकाला और 1/2/24 को राज्य को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। राज्य सरकार चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के मामले में उचित कार्रवाई करेगी। राज्य के वकील ने दलील दी कि उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न अवसरों पर पारित कई आदेशों के मद्देनजर अधिकारियों के मन में भ्रम की स्थिति थी, इसलिए वे कोई कार्रवाई नहीं कर सके। आगे दलील दी गई कि वास्तव में सहायक रजिस्ट्रार फर्म और सोसाइटी जबलपुर संभाग जबलपुर ने दिनांक 1/2/24 के पत्र द्वारा रजिस्ट्रार फर्म और सोसाइटी को रिपोर्ट भेजी थी कि और गलती से ये उल्लेख किया गया था कि सारांश संख्या 6150 में डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश दिनांक 2/4/24 मामला 1/2/24 के राज्य सरकार को भेजा गया। इसलिए निम्नलिखित स्थिति उत्पन्न होती है। रिट अपील संख्या 320 में रजिस्ट्रार द्वारा हलफनामे पर एक बयान दिया गया था कि रिट याचिका 1109 में इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित अंतरिम आदेश के मद्देनजर यह जांच समाप्त करने की स्थिति में नहीं है और तदनुसार रिट अपील संख्या 320 को 1/11/22 को आदेश द्वारा निपटाया गया था, जिसमें कहा गया था रिट याचिका संख्या 1109 को खारिज करने के साथ अब प्रतिवादी राज्य के लिए संबंधित प्रतिवादी के खिलाफ कानून के अनुसार आगे बढ़ने कोई बाधा नहीं है और प्रतिवादी को कानून के अनुसार आगे बढ़ने की स्वतंत्रता दी गई है। यह वास्तव में चौंकाने वाला है कि प्रतिवादियों ने इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दी गई स्वतंत्रता के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की, जिसने याचिकाकर्ता को सारांश संख्या 3847 दाखिल करने के लिए मजबूर किया। हालांकि उक्त अवमानना याचिका में राज्य के वकील द्वारा ये बयान दिया गया था कि रिपोर्ट 1/2/24 को राज्य सरकार को भेज दी गई है। अब राज्य के वकील का ये कहना है कि सारांश संख्या 6150 में इस न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष राज्य के वकील द्वारा लिया गया उपरोक्त रुख गलत था और वास्तव में रिपोर्ट राज्य सरकार को अग्रेसित नहीं की गई थी और वास्तव में एस के तिवारी सहायक रजिस्ट्रार फर्म और सोसाइटी जबलपुर संभाग ने दिनांक 1/2/24 के पत्र द्वारा रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटी को रिपोर्ट अग्रेसित की थी। यह वास्तव में चौंकाने वाला है कि अब प्रतिवादियों ने कहकर पलटी मार ली है कि इस न्यायालय खंडपीठ द्वारा सारांश संख्या 6150 में कोई टिप्पणी नहीं की गई, सही नहीं थी। बेशक सारांश संख्या 6150 में दिनांक 2/4/24 के आदेश में संशोधन के लिए कोई समीक्षा दायर नहीं की गई। कानून का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि आदेश पत्रों को हमेशा सही माना जाता है जब तक कि वे अन्यथा साबित न हो जाए। राज्य अधिकारियों के पास में सारांश संख्या 150 में पारित दिनांक 2/4/24 के आदेश के स्पष्टीकरण की मांग करते हुए समीक्षा के लिए आवेदन दायर करने का अवसर था, लेकिन उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। अब प्रतिवादी अधिकारियों को इस न्यायालय के समक्ष यह कहने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा सारांश संख्या 150 में की गई टिप्पणियों की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी गई है। ये गलत थी। सारांश संख्या 150 में रिटर्न श्री एस के तिवारी सहायक रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटी जबलपुर संभाग के शपथ पत्र के साथ दाखिल किया गया था। सारांश संख्या 150 में दाखिल रिटर्न की एक प्रति अनुलग्न के रूप में दाखिल की गई है। ये स्पष्ट है कि एस के तिवारी उक्त अवमानक कार्रवाई में प्रतिवादी नंबर 2 थे, इसलिए डिवीजन बेंच के समक्ष
राज्य के वकील द्वारा जो भी बयान दिया गया वो एस के तिवारी के निर्देश पर था। इन परिस्थितियों में यह माना जाता है कि प्रतिवादी अधिकारी इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा चालान संख्या 150 में दर्ज की गई टिप्पणियों के खिलाफ दलील देने के लिए कोई कदम नहीं उठा सकते, क्योंकि ये प्रतिवादियों का खुद का मामला है कि रिपोर्ट राज्य सरकार को नहीं भेजी गई। इसलिए यह स्पष्ट है कि राज्य के वकील द्वारा दिया गया भ्रामक बयान चालान संख्या 150 में इस न्यायालय की डिवीजन बेंच के समक्ष श्री एस के तिवारी के निर्देश पर दिया गया है। आगे तदनुसार श्री एस के तिवारी सहायक रजिस्ट्रार प्रभारी फर्म्स एंड सोसाइटीज जबलपुर संभाग जबलपुर को कारण बताओ नोटिस जारी कर यह बताने को कहा जाता है कि न्यायालय के समक्ष झूठा बयान देने के लिए उनके खिलाफ न्यायालय की अवमानना अधिनियम के तहत कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए। कार्यालय को श्री एस के तिवारी के विरुद्ध न्यायालय की अवमानना अधिनियम के तहत अलग से कार्रवाई दर्ज करने का निर्देश दिया जाता है। श्री सिंह द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया कि मध्य प्रदेश सोसाइटी पंजीयन अधिनियम की धारा 32(4) के अंतर्गत जारी अधिसूचना के विरुद्ध अपील लंबित होने के कारण आगे कार्रवाई नहीं की गई है। निस्संदेह सोसाइटी द्वारा दायर अपील पर कोई रोक नहीं है। याचिकाकर्ता के वकील तथा प्रतिवादी क्रमांक 4 से 7 के वकील ने उचित रूप से स्वीकार किया कि अपील के लंबित रहने मात्र को स्थगन नहीं माना जा सकता तथा स्थगन के अभाव में मध्य प्रदेश सोसाइटी पंजीयन अधिनियम की धारा 33 के प्रावधानों के अनुसार रजिस्ट्रार के लिए आगे कार्रवाई करने में कोई बाधा नहीं थी। राज्य के वकील का यह तर्क कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया जा रहे अनेक आदेशों के कारण प्राधिकारी भ्रमित हो रहे हैं, भ्रामक प्रतीत होता है तथा न्यायालय की कार्रवाई से मेल नहीं खाता है, चाहे वह जो भी हो। ऐसा प्रतीत होता है कि रजिस्ट्रार फर्म और सोसाइटी जानबूझकर आगे नहीं बढ़ रहे हैं और न्यायालय को दोषी ठहराने की हद तक चले गए हैं। इन परिस्थितियों में यह न्यायालय उन्हें व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश देना उचित समझता है, ताकि वे बता सकें कि इस मामले को क्यों दबा रहे हैं। इस मामले को 4/9/24 को सूचीबद्ध करें। उस दिन रजिस्ट्रार फर्म और सोसाइटी रहेंगे। व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहें। श्री आलोक नागर, रजिस्ट्रार फर्म और सोसाइटी 4/9/2024 को इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्तुत किया कि सहायक रजिस्ट्रार फर्म और सोसाइटी की रिपोर्ट उन्हें 5/2/2024 को प्राप्त हुई थी। हालांकि 7/2/2024 को उन्होंने सहायक रजिस्ट्रार को फाइल की जांच करने और उसे पेश करने का निर्देश दिया। 19/2/2024 को सहायक रजिस्ट्रार ने फाइल उनके समक्ष रखी, लेकिन चूंकि रजिस्ट्रार फर्म और सोसाइटी अस्वस्थ थे, इसलिए 19/2/2024 को वे छुट्टी पर चले गए और 21 मार्च 2024 तक छुट्टी पर रहे। उनके दोबारा शामिल होने के बाद यह पाया गया कि 15 मार्च 2024 से आदर्श आचार संहिता पहले ही लागू हो चुकी थी। चूंकि 8 मई 2024 को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा रिट पिटीशन संख्या 11790/2024 में अंतरिम आदेश पारित किया गया था और इस प्रकार यह प्रस्तुत किया गया है कि यह कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि अब वह कल तक कार्रवाई करेगा और वह एमपी सोसाइटी की धारा 33 के तहत राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजेगा। पंजीयन अधिनियम 8। रजिस्ट्रार फर्म्स और सोसाइटी ने कहा था कि वह स्वस्थ नहीं था और पीलिया से पीड़ित था, लेकिन निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया कि ना तो उसने चिकित्सा अवकाश लिया, ना ही उसने डॉक्टर से कोई नुस्खा प्राप्त किया और ना ही कोई दवा खरीदी। उनके द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि शुरू में वह आकस्मिक अवकाश पर गया था और उसके बाद उसने अपनी अर्जित छुट्टी का लाभ उठाया। इस प्रकार रजिस्ट्रार फर्म और सोसाइटी का यह तर्क कि वह चिकित्सकीय रूप से बीमार था और पीलिया से पीड़ित था, इसलिए वह 19 फरवरी 2024 से 21 मार्च 2024 तक छुट्टी पर था, गलत है। यदि वह पीलिया से पीड़ित था तो उसने किसी डॉक्टर से परामर्श किया होगा और दवाइयाँ खरीदी होंगी। हालांकि यह रजिस्ट्रार फर्म और सोसाइटी का मामला है। सोसाइटी ने कहा कि किसी डॉक्टर से कभी सलाह नहीं ली गई।
और यहाँ तक कि दवाइयाँ भी नहीं खरीदी गई। श्री नागर ने पीलिया के इलाज के लिए जो उपचार लिया था उसका भी खुलासा करने को तैयार नहीं थे। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि श्री नागर किसी अन्य कारण से छुट्टी पर गए थे, न कि चिकित्सा कारणों से। और श्री आलोक नागर, रजिस्ट्रार फर्म और सोसाइटी मध्य प्रदेश, विशेष रूप से भौतिक तथ्यों को दबा रहे हैं। जब तक न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष सारांश संख्या 6150/2023 में एक झूठा बयान दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि मामले को आगे की कार्रवाई के लिए पहले ही राज्य सरकार को भेज दिया गया है। इसके अलावा श्री नागर ने विशेष रूप से स्वीकार किया कि आदर्श आचार संहिता के दौरान भी चुनाव आयोग की अनुमति से कार्रवाई की जा सकती थी, और उन्होंने निष्पक्ष रूप से यह स्वीकार किया कि उन्होंने एमपी सोसाइटी पंजीयन अधिनियम की धारा 33 के तहत राज्य सरकार को रिपोर्ट अग्रेषित करने की अनुमति लेने के लिए चुनाव आयोग से संपर्क नहीं किया। इस प्रकार श्री नागर द्वारा राज्य सरकार को रिपोर्ट अग्रेषित न करने के लिए बताए गए कारण उनके ज्ञान में भी झूठे हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि श्री नागर प्रतिवादी संख्या 4 का समर्थन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण वे सबसे अच्छी तरह से जानते हैं। जब उनसे यह विशिष्ट प्रश्न किया गया कि जब पंजीयक फर्म से हम सोसाइटीज़ का यह कर्तव्य है कि वे प्रकरण की जांच करें तथा मध्य प्रदेश सोसाइटी पंजीयन अधिनियम की धारा 33 के अनुसार प्रकरण को राज्य सरकार को भेजें, तो उन्होंने फाइल को जांच के लिए सहायक पंजीयक को क्यों भेजा? तो श्री आलोक नागर द्वारा यह तर्क दिया गया कि यह कार्यालयीन प्रक्रिया है कि वरिष्ठ अधिकारी कभी भी फाइल की जांच नहीं करते तथा अधीनस्थ कर्म द्वारा की गई अनुशंसाओं पर कार्रवाई नहीं करते। श्री आलोक नागर 11वां पॉइंट, श्री आलोक नागर रजिस्ट्रार फर्म्स एंड सोसाइटी का यह स्टैंड है। इस न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोर देने वाला है। जब किसी विशेष अधिकारी द्वारा किसी विशेष शक्ति का प्रयोग किया जाना होता है तो वह अपनी शक्ति को अपने अधीनस्थों को जांच करने और रिपोर्ट करने के लिए नहीं सौंप सकता है। एक बार जब सहायक रजिस्ट्रार प्रभारी फर्म और सोसाइटी जबलपुर द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और 5 फरवरी 2024 को रजिस्ट्रार फर्म और सोसाइटी के समक्ष रखी गई, तो उसके लिए इसकी जांच करना और निर्णय लेना अनिवार्य था। वह अपनी रिपोर्ट की जांच करने और प्रस्तुत करने के लिए फाइल को सहायक रजिस्ट्रार को अग्रेषित नहीं कर सकता। तदनुसार श्री नागर को नोटशीट वाली फाइल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। फाइल इस न्यायालय को दिखाई गई और पाया गया कि सहायक रजिस्ट्रार प्रभारी फर्म और सोसाइटी जबलपुर की रिपोर्ट 5 फरवरी 2024 को उनके समक्ष रखी गई थी और उन्होंने सहायक रजिस्ट्रार को दस्तावेजों को सत्यापित करने का निर्देश दिया था और सहायक रजिस्ट्रार ने फाइल वापस भेजने में 12 दिन लगा दिए। श्री आलोक नागर द्वारा प्रस्तुत किया गया कि जब भी कोई फाइल संबंधित मंत्री को भेजी जाती है तो उसमें सत्यापित दस्तावेज अवश्य होना चाहिए। यह सचमुच आश्चर्यजनक है कि सत्यापन कार्य में 12 दिन लग गए। चाहे जो भी हो, एक बात तो स्पष्ट है कि श्री नागर न्यायालय के समक्ष सच नहीं बोल रहे थे। चाहे जो भी हो, एक बात स्पष्ट है कि श्री आलोक नागर ने सहायक रजिस्ट्रार फर्म एंड संस्थाएं जबलपुर द्वारा भेजी गई रिपोर्ट को जानबूझकर नज़रअंदाज किया तथा इस न्यायालय की डिवीज़न बेंच के समक्ष झूठा बयान देने की हद तक चले गए। श्री आलोक नागर द्वारा यह भी स्वीकार किया गया कि रिट पिटीशन संख्या 5635/2024 सोसाइटी द्वारा दायर नहीं की गई थी, बल्कि इसे सह शिकायतकर्ता और रजिस्ट्रार फर्म और सोसाइटी को मामले का फैसला करना था। इसके विपरीत प्रतिवादी संख्या 4 ने इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा रिट पिटीशन संख्या 11790/2024 में दिए गए निर्देश को चुनौती दी और आगे की कार्रवाई को 8 मई 2024 के आदेश द्वारा रोक दिया गया। इस प्रकार रजिस्ट्रार द्वारा जारी दूसरे कारण बताओ नोटिस की कार्रवाई रोक दी गई और उन्हें किसी भी पक्ष की सुनवाई का कोई अवसर देने की आवश्यकता नहीं थी।
यद्यपि उक्त रिट याचिका दिनांक 21 अगस्त 2024 को ही खारिज हो चुकी है, परंतु श्री नागर ने उक्त आदेश के बारे में अपनी अनभिज्ञता व्यक्त की तथा बताया कि आज ही उन्हें उक्त रिट याचिका खारिज होने के बारे में पता चला है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता पर विचार करते हुए श्री आलोक नागर रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसाइटी जब का यह कृत्य वरिष्ठ अधिकारी से अपेक्षित कर्तव्यों के अनुरूप नहीं था और वह प्रतिवादी संख्या 4 को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे और उन्होंने सारांश संख्या 6150/2023 में इस न्यायालय की डिवीज़न बेंच के समक्ष झूठा बयान देने में संकोच नहीं किया। तदनुसार श्री आलोक नागर के आचरण की निंदा की जाती है। मुख्य सचिव मध्य प्रदेश राज्य के साथ साथ प्रमुख सचिव उद्योग नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग को निर्देश दिया जाता है कि वे इस आदेश की प्रमाणित प्रति श्री आलोक नागर रजिस्ट्रार फर्म और सोसाइटी के सेवा रिकॉर्ड में रखें। श्री आलोक नागर द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रकरण को मध्य प्रदेश सोसाइटी पंजीयन अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत कल तक राज्य सरकार को भेज दिया जाए। आशा एवं विश्वास है कि जब श्री आलोक नागर रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसाइटी इस अवसर पर खरे उतरेंगे और शासन के निर्देशों के अनुरूप राज्य की सेवा करेंगे, उन्हें सौंपे गए कर्तव्यों के संबंध में इस याचिका का निपटारा इस निर्देश के साथ किया जाता है कि रजिस्ट्रार फर्म और सोसाइटी आज से 3 दिनों के भीतर मध्य प्रदेश सोसाइटी पंजीयन अधिनियम की धारा 33 के तहत अपेक्षित रूप से मामले को राज्य सरकार को सौंपेंगे, यदि ऐसा पहले नहीं किया गया है तो। उपयुक्त टिप्पणियों के साथ याचिका का अंतिम रूप से निपटारा किया जाता है। मध्य प्रदेश राज्य के मुख्य सचिव और उद्योग नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देश दिया जाता है कि वे इस आदेश की प्रमाणित प्रति श्री आलोक नागर की सेवा पुस्तिका में 27 सितंबर 2024 तक रखने के संबंध में इस न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को रिपोर्ट प्रस्तुत करें। कार्यालय को इस आदेश की प्रमाणित प्रति मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन के साथ साथ प्रमुख सचिव उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग को भेजने का निर्देश दिया जाता है। अब चूंकि इस आदेश में जिस रजिस्ट्रार फर्म्स एंड सोसाइटी जबलपुर की जिस संसूचना का जिक्र किया गया है और जिसे हाई कोर्ट ने मान्य किया है, उसका सारांश मैं आपको सुना देना चाहता हूं। जो जांच रजिस्ट्रार फर्म्स एंड सोसाइटी ने ईएलसी की किया था, उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसके जो निष्कर्ष जो उन्होंने निकाले वो इस प्रकार से हैं। पहला, समिति के सदस्यों की सदस्यता अवैधानिक है। दूसरा, सदस्यता पंजी मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 की धारा 16 के अनुसार संधारित न कर उक्त धारा का उल्लंघन किया गया है। तीसरा, सदस्यता पंजी का संधारण पंजीयन पश्चात से नहीं किया गया है। चौथा, समिति का संविधान पंजीकृत है परंतु पृथक से बायलॉज बनाया गया है जो अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं है। पांचवा, ये रजिस्ट्रार फर्म्स एंड सोसाइटी द्वारा जारी संसूचना दिनांक 10 जनवरी 2024 के सारांश में पढ़ रहा हूं। पांचवा, संस्था के सदस्यों की सेवानिवृत्ति आयु मूल बायलॉज के विरुद्ध 61 वर्ष से 65 और 70 वर्ष किया जाना अवैधानिक है। छठवां पॉइंट, सिनड व सिनेडिकल काउंसिल के पंजी में दर्ज प्रस्ताव व निर्णय अस्पष्ट हैं व विवरण दर्ज नहीं है। सातवां, समिति की कार्यकारिणी का गठन अवैधानिक होना पाया गया है। आठवां, समिति में पंजीकृत संविधान के विरुद्ध सचिव एवं मुख्य कोषाध्यक्ष का निर्वाचन / नियुक्ति असंवैधानिक है। नौवां, दिनांक 30 अक्टूबर 2021 को किए गए निर्वाचन में कार्यकारिणी का गठन अवैधानिक पाया गया है। 10वां, वर्ष 2016 में अध्यक्ष एवं मुख्य कोषाध्यक्ष के रूप में एक ही सदस्य नियुक्त रहा है जो अवैधानिक है। 11वां, समिति के पदाधिकारियों के विरुद्ध
विभिन्न अपराधों में 3 FIR दायर होना पाया गया है। 12वां, सूचना पंजी का संधारण किया जाना नहीं पाया गया। 13वां, समिति की चल व अचल संपत्ति के संबंध में समिति की चल व अचल संपत्ति के संबंध में कोई भी पंजी स्टॉक पंजी संधारित करना नहीं पाया गया। 14वां, उपरोक्त अधिनियम की धारा 21 का उल्लंघन किया जाना पाया गया है। 15वां, समिति की अचल संपत्ति का विक्रय किसी निविदा अथवा प्रकाशन के किया जाना पाया गया है। बिना किसी निविदा या प्रकाशन के किया जाना पाया गया है। समिति में संपत्ति व विधि सचिव का पद न होने के बावजूद पद पंजीकृत संविधान के विरुद्ध निर्मित किया गया है। 17वां, मुख्तारनामा के नाम में अचल संपत्ति विक्रय की गई है जो वैधानिक नहीं है। 18वां, जांच में समिति व संचालित इकाइयों के कोई भी वित्तीय रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। 19वां, उपरोक्त अधिनियम की धारा 27 व 28 का लगातार अनेक वर्षों तक उल्लंघन किया जाना पाया गया है। 20वां, समिति के अनुसार 1.2 करोड़ की पेनल्टी इनकम टैक्स विभाग द्वारा वर्ष 2009 में किया जाना पाया गया। 21वां, समिति संचालित इकाइयों की कोई बैलेंस शीट तैयार किया जाना नहीं पाया गया जो गंभीर वित्तीय अनियमितता है। 22वां, वर्ष 2016 से 2022 तक समिति व संचालित इकाइयों का ऑडिट नियमानुसार वित्तीय वर्ष में कराया जाना नहीं पाया गया है। 23वां, मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 3(च) के अंतर्गत समिति राज्य सहायता प्राप्त संस्था की श्रेणी में आती है। एस के तिवारी, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, फर्म एंड संस्थाएं, जबलपुर संभाग, जबलपुर, दिनांक 10/1/2024। अब जो पत्र बिशप कार्यालय से यहाँ पर पढ़कर सुनाया गया, आपने सारा जजमेंट की वर्णन सुना। हम एक बार फिर से आपको बता दें कि जो हिंदी वर्जन हमने आपको सुनाया है, इसमें हम उसकी 100% सत्यता की गारंटी नहीं लेते, क्योंकि वर्जन मूलतः अंग्रेजी वर्जन इसका अब हमारे पास अभिप्रमाणित प्रति है। तो किसी भी विवाद की स्थिति में इंग्लिश वर्जन उसका मान्य माना जाएगा। हमारे पास अंग्रेजी वर्जन भी है, लेकिन उसको पढ़ने में बहुत समय लगेगा, इसलिए हम नहीं पढ़ रहे हैं। अब जो पत्र जो आज पढ़कर सुनाया गया, जो बिशप कार्यालय से आया, इसमें हमें 2 बिंदुओं पर हमें आपत्ति है। पहला तो इसमें जो लिखा गया है कि दिनांक 6/9/2024 को पारित इस आदेश में चर्च के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की गई है और ना ही किसी प्रकार का निर्देशन किया गया है, इसलिए झूठी अफवाहों से दिग्भ्रमित होकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नियमानुसार करें। तो हम आपको बता दें, इस प्रकरण से जो हाई कोर्ट में लंबित था, इससे हमारे चर्च का कोई लेने देना नहीं था। तो जो चर्च का बारे में जिक्र किया जा रहा है, ये चूंकि ये ELC के अगेंस्ट में ये प्रकरण था, तो चर्च का हमारे इस चर्च से कोई लेना देना नहीं था इसमें। और जबकि चूंकि एक और दूसरा पॉइंट हमारा है, और जब ये कह रहे हैं कि चर्च के विरुद्ध कोई टिप्पणी नहीं की गई, तो आप लोगों ने सुना कि जिस रजिस्ट्रार को दंडित किया जा रहा है, जिसे कि कारण बताओ नोटिस और अवमानना का केस उस पर चलाया गया, उसके सर्विस बुक में उस जजमेंट की कॉपी रखने की तक की बात की गई है, उस रजिस्ट्रार को क्यों दंडित किया जा रहा? कि वो इस संस्था को बचा रहा है। स्पष्ट लिखा है उसमें कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं और अनावश्यक रूप से इस एक संस्था को बचाने का काम कर रहे हैं। तो इनडायरेक्टली वो जो टिप्पणी की गई है वो ELC के विरुद्ध की गई कि उसकी कार्रवाई से रजिस्ट्रार संतुष्ट नहीं है और उसे हाई कोर्ट ने मान्य किया। अब दूसरा जो इसमें लिखा हुआ है, अतः आपको सूचित किया जाता है कि जब तक इस प्रकरण का अंतिम निराकरण नहीं हो जाता, तब तक इस चर्च की समस्त गतिविधियां समान रूप से जैसे चल रही थी वैसे ही चलती रहेंगी। यह हाई कोर्ट का जजमेंट है। अगर ये अंतिम निराकरण नहीं है तो फिर निराकरण और होगा कहाँ? यह हाई कोर्ट का जजमेंट है। इसमें हमें आपत्ति है जो ये लिख रहे हैं
कि जब तक इस प्रकरण का अंतिम निराकरण नहीं हो जाता। ये हाई कोर्ट का जजमेंट है, इसमें स्पष्ट किया गया है, रजिस्ट्रार को ये कहा गया है कि 3 दिन के अंदर आप अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें राज्य सरकार को कि इस संस्था के ऊपर प्रशासक नियुक्त किया जाए। और जो 21 अगस्त 2024 को कार्यकारिणी का गठन किया गया था, जो वर्तमान में हमारी कार्यकारिणी जो पद पर है, उसे रजिस्ट्रार ने अवैध माना है, अवैधानिक, और उस पर हाई कोर्ट ने अपनी मोहर लगाई है। धन्यवाद। इसमें अंतिम जो जजमेंट की कॉपी में 24वां पॉइंट लिखा हुआ कि उपयुक्त टिप्पणियों के साथ याचिका का अंतिम रूप से निपटारा किया जाता है। आप सबको जय मसीह की। अपन आते हैं प्रोटेस्टेंट कहलाते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं आप लोगों का कि इतने कम लोग आप बैठे हैं जो अपने संविधान से प्रेम करते हैं। मुख्य बात है ये। जिनको जाना था वे चले गए, जो बाहर खड़े होकर सुन रहे हैं मेरी आवाज़ को सुन सकते हैं। मैं एक प्रोटेस्टेंट हूँ, पास्टर साहब ने ऐसा दर्द भरा लेक्चर दे दिया, नहीं तो मैं वहीं से खड़े होकर बोलने वाला था। इसके साथ ऑर्डर भी सुनाइए आप, पर नम्र और दीन और छोटा बनने को बोल दी, मेरे को वहाँ भी जाना है करके थोड़ा सा डर गया। वो मेरी गलती थी, मेरे को डरना नहीं था। पर आप लोग का धन्यवाद देता हूँ कि आप अपने संविधान से प्यार करते हैं। जब हियरिंग चल रही थी उस कोर्ट में मैं भी उपस्थित था। श्री सलील लॉरेंस जी जो मेरे जीजा कहलाते हैं वे वहाँ उपस्थित थे। श्री नितिन सहाय जी कोर्ट के अंदर थे, श्री सुक्का जी कोर्ट के बाहर थे, जगह नहीं थी। तो मैं 55 मिनट खड़ा रहा हूँ वहाँ पर, और कम से कम जज महोदय ने 5 से 7 बार बोला है कि मैं इस सोसाइटी को सुपरसीड कर दूंगा, इस सोसाइटी को सुपरसीड कर दूंगा। ये केवल एक आवेदन जो रिट पिटीशन दायर किया उस पर नहीं था, जबकि 2021 से उस जज ने पढ़ा है और उसके बाद ये निष्कर्ष निकाला कि सारी गलती रजिस्ट्रार की है, जिसने निर्णय नहीं लिया और सोसाइटी को 3 साल तक चलाया है ऐसी। इसलिए सोसाइटी के लिए कुछ नहीं लिखा ऐसा लग रहा है आपको, या सामने वालों को लग रहा है कुछ नहीं लिखा। इन्होंने जब भी इनकी जांच आई, इनने जाकर के स्टे ऑर्डर लेकर के आ गए। अभी 90 दिन का एक ऑर्डर पास हुआ था कि 90 दिन के अंदर जांच को कंप्लीट कर आप प्रशासक नियुक्त करें। धारा 40 के अंतर्गत जांच होती, धारा 33 के बाद धारा 40 के अंतर्गत जांच होना था। 2 व्यक्ति गए सोसाइटी के, नितिन सहाय जी और अशोक चौक से, उन्होंने उस पर स्टे ला लिया कि जांच नहीं होगी। वहाँ पर कोर्ट में सब रजिस्ट्रार ने अपना एफिडेविट दिया और उनका वो आवेदन खारिज हो गया, वो स्टे हट गया उसमें से। अभी ये फिर गए थे भोपाल कि धारा 40 के अंतर्गत फिर से जांच करो। वो धारा 40 का भी समय समाप्त हो गया, सब कुछ समय समाप्त हो गया। बड़ा दुख लगता है कि ऐसे लेटर आज भी दिलेरी से ये सूचना में सुनाने को बोल रहे हैं। 5-5 FIR हैं, शासन की जमीनों को बेच डालें, रजिस्ट्री कर डाले हैं। कहाँ जाएंगे ये? FIR तो हुई है, कार्रवाई तो होगी, फिर क्या करेंगे ये? आज समय रहते नहीं चेत रहे हैं ये। कलीसिया नम्र और दीन जब तक है तब तक सह रही है, और जब दिन सहते नहीं बना फिर क्या होगा? PF के पैसे जमा नहीं है। एक MCOM LLB आदमी को रिटायर करके हेड रजिस्ट्रार से एक 8वीं फेल आदमी को हेड रजिस्ट्रार बनाया जा रहा है। इतनी बड़ी विडंबना हम लोग कैसे सहेंगे और कब तक सहेंगे? ये हमारे लिए सोचने का विषय है। जो घर चले गए, कायदे से आप लोग को, पंचायत के सदस्यों को इसको ऑनलाइन ट्रांसमिशन होने देना था। ये एक भाग था, क्योंकि पास्टर साहब ने बोले थे कि चर्च के बाद आप इसको ऑर्डर को सुनाएंगे, इसको लाइव टेलीकास्ट होने देना था आप लोग को। नहीं हो रहा लाइव टेलीकास्ट शायद, और हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सबको पता चलना चाहिए कि सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या है। मैं था वहाँ पर, नितिन सहाय जी थी। कम से कम ऐसे पत्र में दस्तखत, उनके दस्तखत है नितिन सहाय के उसमें। वो खुद बैठे थे कोर्ट के अंदर। दूसरी बार में सुक्का जी नहीं गए थे, जिस दिन रजिस्ट्रार को बुलाया गया शायद 4 तारीख को।
रजिस्ट्रार को केवल जज ने यह बताया कि तुम अपने कर्तव्यों को भूल रहे हो, तुम एक सरकारी कर्मचारी हो, इसलिए इतना बुरा उसने उससे वहाँ पर प्रश्नों को किया। और ये खुश हो रहे हैं कि हमारा कुछ नहीं है, आपका कुछ नहीं, आपके कारण तो बत्ती पड़ी बेचारे को, आपको बचाने के कारण तो बत्ती पड़ी रजिस्ट्रार को। उसकी सर्विस बुक में लिख रहा है, इससे बड़ी विडम्बना क्या होगी। उसके बाद बोल रहे कि हमारा कुछ नहीं होगा। क्या वो रजिस्ट्रार इनका साथ देगा? अब नहीं देगा साथ, क्योंकि फाइल ऊपर राज्य शासन को जा चुकी है और कभी भी आदेश आ जाएगा कि आपको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। वर्ष जो जांच में आया है, ये तो सूचना भर छपी होगी पीले में 23 पॉइंट की आपके पास, 34 या 36 पेज की जांच है। उसमें वर्ष 2014 से इस सोसाइटी को अवैधानिक बताया, वर्ष 2014 से। जिस दिन से हेड ट्रेजरर रिटायर हुए मिस्टर बसंत कुमार, उस दिन के बाद से इस सोसाइटी को अवैधानिक बताया गया। नोट करना अंजुन दीदी मेरी बात को आप। क्यों बताया गया? क्योंकि जहां पर लेखा वही सही नहीं होगी तो सोसाइटी कैसे चलेगी। सब ऊपर काम चल रहा है, सब ऊपर काम चल रहा है। आप लोग को पुनः धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन दोनों जब हियरिंग चल रही थी, सुनवाई चल रही थी, मैं उस कोर्ट में उपस्थित था, मैं प्रत्यक्ष गवाह हूं। और ऐसे दस्तखत नहीं करना था सहाय साहब को, मैं खुले मन से बोल रहा हूं। ये झूठे मत करो आप, कलीसिया को मत बरगलाओ। आप लोग संविधान का पालन करते हैं। हमारा संविधान बोलता है 62 वर्ष में रिटायर होना। आप 72 वर्ष में एक ऐसे व्यक्ति को हेड ट्रेजरर अपॉइंट कर रहे हैं और आंसर देती कि ये हमको बचाता है। अरे आपको बचा रहा, पर कलीसिया को कहाँ लेकर के जा रहा है। हमारी जब 21 में मिस्टर सली लॉरेंस कोर्ट गए थे, उन्होंने यही कहा था कि जब श्री एस के सुक्का ने पत्र निकाला सिनेट का, उस वक्त उनकी उम्र 66 वर्ष थी। जज ने उन्हीं बातों को पकड़ते हुए अपने निर्णय को लिखा है 14 पन्ने के। उस टाइम उनकी उम्र 66 वर्ष थी, तभी रिस्ट्रिक्ट करना था रजिस्ट्रार को कि आप गलत कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो। उन्होंने नहीं किया। 62 वर्ष रिटायर है। संविधान में लिखा है 3 साल का एक्सटेंशन, हेल्थ को देख करके, शारीरिक अवस्था को देख करके, 1-1 साल का विदाउट एनी पावर। आपके पास कोई पावर नहीं रहेगा। एक सामान्य कर्मचारी, अधिकारी हैं तो आप एक कर्मचारी बन के उस विभाग में काम करेंगे और उस विभाग में दूसरों को 3 साल में सिखा करके ट्रेन करेंगे कि वो कलीसिया को या सोसाइटी को आगे लेकर के जाए। पर वो सब कुछ नहीं हुआ। 62 से 65 का खारिज हुआ, 65 से 70 का खारिज हुआ। फिर भी हम डटे हुए हैं, फिर भी हम चाहते हैं कि हमने जो कुछ किया है सही किया है। याद रखिए कि ऐसे भरमाने वाले पत्र यहाँ पर तो कम से कम नहीं पढ़े जाना था अपने यहाँ पर। उसमें लिखा है कि गतिविधियाँ सुचारू चलाएं। आपके यहाँ पर आपका पास्टर साहब पंचायत सभा नहीं ले रहा, आपके पास्टर साहब ने 2 साल से कार्रवाई सभा नहीं कराया। हम कब तक चुप रहेंगे? हम कब तक चुप रहेंगे? जो वोटर लिस्ट बनती जिसमें उनके दस्तखत हैं, उसी को बताते कि ट्रेजरर ने गलत बना दिया 44-45 लोगों को। फिर पूरा खाते को सीज करवा दिए। कहाँ से करेंगे खर्चा? कुछ नहीं करेंगे। ऑनलाइन यहाँ पर जो लाइव होता था, कैमरा 40-45 का आता है, वो लगा नहीं सकते हम। क्यों? क्योंकि चेक पेमेंट हम नहीं कर सकते, चेक पेमेंट हम नहीं कर सकते। सारी चीज़ें अवैधानिक होने के बाद भी चूंकि हम गूंगे बन के बैठे हैं, इसलिए ये लोग हमारे ऊपर ऐसे सब पत्रों को भेज करके मनों को गंदा करते हैं, मनों को केवल गंदा करते हैं। मैं प्रत्यक्ष गवाह था, इसलिए मैंने अवसर लिया आप लोगों से, पंचायत सदस्यों से। आपने मुझको अवसर दिया, थैंक यू वेरी मच। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ बैठ के समय दिया है।